नमस्कार, आप देख रहे हैं DLP न्यूज टीवी और मैं हूं नित्या सिंह। आज हम बात कर रहे हैं एक बेहद संवेदनशील और गंभीर मुद्दे की, बंगाल में भड़की हिंसा, जिसकी जड़ में है वक्फ संपत्ति का विवाद और निशाना बन रहा है हिंदू समाज। TMC सांसद का धमकी भरा बयान। TMC के एक सांसद ने वक्फ विरोधी प्रदर्शनों के दौरान कथित रूप से धमकी दी कि विरोध करने वालों की आंखें फोड़ दी जाएंगी और हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे। इस बयान ने बीजेपी को आक्रोशित कर दिया और उन्होंने इसे राज्य में शासन के पतन का संकेत बताया। कांग्रेस नेता कबीर खान का उकसाने वाला वीडियो। एक वीडियो में कांग्रेस नेता कबीर खान को यह कहते हुए देखा गया कि बसों और ट्रेनों में आग लगा दो, कुछ लोगों की जान जाए तो जाने दो, हर शहर में 8-10 मौतें होनी चाहिए। इस बयान ने हिंसा को और भड़काया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वक्फ कानून को लागू न करने की बात कही और हिंसा के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल धर्म के नाम पर लोगों को भड़का रहे हैं। बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ममता बनर्जी पर हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और कहा कि उनकी भड़काऊ भाषणों ने स्थिति को बिगाड़ा है। बंगाल में वक्फ अधिनियम के विरोध में हुई हिंसा से पहले असदुद्दीन ओवैसी और अन्य नेताओं के तीखे और भावनात्मक बयानों ने जनता में असंतोष और आक्रोश को बढ़ावा दिया। हालांकि ओवैसी ने बाद में हिंसा की निंदा की और शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अपील की, लेकिन उनके प्रारंभिक बयानों ने स्थिति को भड़काने में भूमिका निभाई। बंगाल में वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर भड़की हिंसा में नेताओं के भड़काऊ बयानों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन बयानों ने न केवल स्थिति को और बिगाड़ा, बल्कि आम जनता में भय और असुरक्षा की भावना भी बढ़ाई। तो क्या वक्फ महज एक बहाना बन गया है? असली निशाना कहीं और है? क्या सियासत की चिंगारी अब सड़कों पर आग बनकर फूट रही है? सवाल कई हैं, जवाबों का इंतजार है, लेकिन एक बात तय है, जब धर्म और राजनीति की लकीरें एक दूसरे से टकराती है तो सबसे ज्यादा नुकसान होता है इंसानियत का। हमारी नजर बनी रहेगी। आप जुड़े रहिए DLP न्यूज टीवी के साथ। नहीं होगी तो नमाज कहाँ पढ़ोगे? कब्रिस्तान नहीं होगे तो दफनाए कहाँ जाओगे? ईदगाह की तो बात ही छोड़ दीजिए। याद रखो, मैं तुमको पुकार पुकार कर कह रहा हूँ, अगर आज तुम बेदार नहीं होगे तो आने वाली नस्लें तुमको हमको कोसेगी। जितना रुके हुए हैं इतना रुकना नहीं चाहिए था, रुकना ही गलत हो रहा है। आपकी गोलियां कम पड़ जाएंगी, हमारे सीने कम नहीं पड़ेंगे। निंदनीय है, जो भी किया वो निंदनीय किया। इसका पीछे कौन है ये निकालना पुलिस के काम है और निकालेगा, मेरा विश्वास है। मगर ये घटना नहीं चाहिए था ये, क्योंकि ये बंगाल की पवित्र भूमि है। कहीं हिंदुओं के ऊपर चुन कर उनके घर पर हमला, दास परिवार के सदस्यों को मार दिया गया है, जहर मिला दिया गया है पानी में, 500 हिंदुओं को पलायन करने पर मजबूर कर दिया गया है। जब स्टेट स्पॉन्सर्ड टारगेटेड वायलेंस हो रहा है तो ऐसे दंगाइयों को बचाने के लिए आज केंद्रीय बलों पर दोष डाला जा रहा है। क्यों बंगाल में एक सरकार रहते हुए हाई कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत महसूस हुई? और उसके साथ साथ क्यों हाई कोर्ट की आदेश से हुआ सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती हुई? क्यों? इसमें ये साफ जाहिर होते हैं कि बंगाल की सरकार नाकामी है, निकम्मी है। पुलिस का कोई रोल नहीं है, BSF CRPF का रोल है, वो लोग है, इसलिए वहाँ काल से बड़ा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। CRPF को रहना चाहिए परमानेंट पीस लाने के लिए। और जिस तरीके से बॉम्बिंग हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, फायरिंग हुआ, इसमें अंसारुल बांग्ला और जमात का इन्वॉल्वमेंट है। PFI सिमी का लोग किया है, बैन ऑर्गेनाइजेशन, इसको तुरंत NIA को ट्रांसफर कर देना चाहिए। There is a deep-rooted conspiracy here to malign West Bengal, to create some scenes in those areas
they are trying their best to provoke the people of Bengal, but under the leadership of Mamata Banerjee, our state government and our party, we are trying our best. ममता बनर्जी जी के हाथ में अब कुछ नहीं रह गया है। पश्चिम बंगाल उनके शासनकाल में उपद्रवी तत्वों के हाथ से होते हुए अराजकता की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है। तो हिंदुओं की तस्वीरें देखिए आपने, उनके घर जो हैं वो बम मार कर उड़ा दिए गए हैं, जला दिए गए हैं, और हिंदू अपना घर बार छोड़ करके पलायन कर रहा है। हिंदुओं की ये तस्वीरें देख करके दुख भी होता है, लेकिन मन में एक सवाल भी उठता है, आखिर कहां कहां से भागोगे? अफगानिस्तान से भाग चुके हो, पाकिस्तान से भाग चुके हो, बांग्लादेश से भाग चुके हो, पश्चिम बंगाल से भागोगे, कहां कहां से भागोगे और भागोगे तो कहां जाओगे? इस सवाल का जवाब तो हिंदुओं को तलाशना होगा। लेकिन सवाल आज पश्चिम बंगाल की सरकार से है कि आखिर इतनी बड़ी हिंसा वो क्यों नहीं रोक पाई? क्या ये हिंसा पूर्व नियोजित थी? और सवाल उन तमाम नेताओं से है, उन तमाम विपक्षी पार्टियों से है जो देश में झूठ का कारोबार कर रहे हैं, वक्फ के नाम पर लगातार झूठ परोस रहे हैं। दो टूक में आज हम इन सब पे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे साथ आज विशेष मेहमान फिलहाल जुड़े हैं। मेरे साथ पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार इस वक्त जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुकांत मजूमदार जी आपका मेरे साथ इस दो टूक में जुड़ने के लिए। सुकांत जी, बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहता हूं कि इस वक्त बंगाल की स्थिति क्या है, क्योंकि शाम को भी खबर आई है वहां पर जो है हिंसा हुई है, लेकिन सरकार जो है वहां कह रही है कि सब कुछ चीज़ें नॉर्मल हो रही है। क्या इस वक्त वहां के हालात हैं? ये बंगाल की सिचुएशन बहुत ही ख़राब है, स्पेशली मुर्शिदाबाद जैसे इलाके में जहाँ पे डेमोग्राफी थोड़ा भारत के बाकी हिस्सों से थोड़ा अंतर है, जहाँ पे डेमोग्राफी की वहाँ पे ऐसी स्थिति है। और इस स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन लोग हैं, इस बयान से ही आप समझ सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस के कैबिनेट मिनिस्टर और कलकत्ता के मेयर अगर ऐसे बोलते हैं कि एक जगह से अपना घर छोड़ के लोग दूसरी जगह में चले गए, रिफ्यूजी बन गए और ये सेफ लग रहा है उनको, तो आज मैं उनको बोलता हूँ अगर कल उनके आजू बाजू के लोग उनको अगर पीट कर अपने घर से निकाल दें और दूसरी जगह पे उनको शरण लेना पड़े तो उनको कैसे लगेगा, ये सवाल मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। लेकिन सुकांत जी, ये जो पश्चिम बंगाल में अभिषेक बैनर्जी कह रहे हैं, इससे पहले दिग्विजय सिंह कह चुके थे कि ये जो हिंसा है ये हिंसा बीजेपी ने कराई है। अब अभिषेक बैनर्जी भी यही कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से आप चुनाव नहीं जीत पाए और इसलिए जो है इस तरह की हिंसा करवा करके वहां सत्ता में आना चाहते हैं। देखिए, अभिषेक बैनर्जी हो या दूसरे कोई नेता हो, दिग्विजय सिंह जैसे नेता हो, इनको थोड़ा सोच समझ के बात करनी चाहिए। मुर्शिदाबाद में जिस इलाके में ये दंगा हो रही है, तो ये दंगा जहाँ पे हो रही है वहाँ पे 20% से भी कम हिंदू पॉपुलेशन है, तो बीजेपी वहाँ पे कैसे हो सकती है? बीजेपी कैसे करा सकती है? एक तो प्रूफ देंगे आप बीजेपी के ऊपर, आप भारत के सबसे बड़े राजनीतिक दल के ऊपर जिनका 15 करोड़ लगभग 12 से 13 करोड़ आपका जिनका सदस्य है, आप उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, प्रूफ आप दीजिए। किसी बीजेपी नेता का इन्वॉल्व है, वहाँ पे बीजेपी है ही नहीं। बीजेपी का ना एक पंचायत का मेंबर है, ना बीजेपी का कोई जिला परिषद का सदस्य है, सारे तृणमूल के हैं और कांग्रेस के हैं, जो एक दो बचा कुचा कांग्रेस के। तो इस तरीके का बयान ओछी बयान है और हिंदुओं के जले पर नमक छिड़कने का काम तृणमूल कांग्रेस के लीडर अभिषेक बनर्जी और दिग्विजय सिंह जैसे लोग करते हैं। शुक्रिया सुकांत मजूमदार जी। तो सुकांत मजूमदार जी कह रहे हैं कि ये जो है ये सब एक प्री प्लान है और इसकी जांच होनी चाहिए, और किन की तरफ इशारा कर रहे हैं वो भी आपने सुना। और इसको लेकर आज मेरे साथ 5 मेहमान आज के दो टूक की डिबेट में जुड़ रहे हैं। आइए परिचय करवा दूं। मेरे साथ आरपी सिंह जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आरपी सिंह जी। मेरे साथ फिलहाल 4 मेहमान जुड़े हैं। आरपी सिंह जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। संजय चक्रवर्ती मेरे साथ जुड़े हुए हैं, टीएमसी के नेता हैं संजय चक्रवर्ती जी। मेरे साथ प्रकाश चंडालिया संपादक हैं जो हैं वो राष्ट्रीय महानगर के, और मेरे साथ शशांक शेखर झा एडवोकेट हैं, और अभी सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने पिटीशन लगाई है, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाई है इन्होंने ये जो बंगाल हिंसा हुई उसको लेकर के। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी कांग्रेस के नेता भी मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन शुरुआत संजय चक्रवर्ती जी आपसे करना चाहता हूँ। संजय चक्रवर्ती जी, अगर वहाँ पर लगातार हिंदू मारे जा रहे हैं, उनका पलायन हो रहा है, और ये पहली वारदात नहीं है पश्चिम बंगाल में, आखिर क्या वजह है कि आपकी सरकार वहाँ हिंदुओं को सुरक्षा नहीं दे पा रही है? हिंदू वहाँ अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। देखिए, असल बात क्या है कि मैं पिछले 2 दिन से मेरे ख्याल से 25-30 डिबेट कर चुका हूँ इसी विषय पे, और वही फोटोग्राफ, वही सारी चीज़ें लगातार वही दिखाई जा रहा है। एक स्टॉक फोटोग्राफी दिखाई जा रही है।
वहाँ पे इस समय शांति है, शांति व्यवस्था बनी हुई है, किसी भी तरह के कोई भी हिंसा की बात नहीं हुई है। जहर में पानी मिलाया जा रहा है, तो जहर कोई पानी किसी कोई जहर से मरा क्या? हाँ। अभी कहते बम बरसाया गया, कोई बम से कोई मरा क्या? कोई नहीं मरा। तो क्या बम इतने हल्के फुल्के बम थे कि आदमी के ऊपर बम फेंका गया, आदमी नहीं मरता है? जहर पीने के बाद भी जो है आदमी नहीं मरता। ये गलत बात है, गलत अफवाह है बिल्कुल पूरी तरीके से। और विश्वकांत मजूमदार जी के मैंने देखा सुना, उनके बारे में बात कर रहे थे कि वहाँ पे तो बीजेपी है ही नहीं, वहाँ पे कांग्रेस ही और तृणमूल है। क्या किसी वोटर का कहीं ठप्पा लगा होता है क्या कि बीजेपी के वहाँ पे है नहीं, वहाँ पे तृणमूल और कांग्रेस है? इस तरीके की बातें करना मतलब इंसानियत को आप एक तरीके से शर्मसार कर रहे हैं। संजय चक्रवर्ती जी, संजय चक्रवर्ती जी, एक मिनट, हाँ मैं आपसे एक सवाल, सुनिए सुनिए, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। मतलब अगर पानी पीकर मर जाते तो फिर इसका मतलब बात होती ना, मतलब अभी तो कोई मरा नहीं है, जहर ही तो मिलाया था, बम ही तो फेंका था, कोई मरा तो नहीं। एक मिनट, मेरा सवाल पूरा हो जाए। एक बात आपने कही, मतलब ये टीएमसी की असंवेदनशीलता दिखाती है कि जहर कोई बम फेंके किसी कोई मरा थोड़ी है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं लोगों की पलायन करते हुए, सुनिए ना एक मिनट, ठीक है, आप कह रहे हैं झूठ है, मेरे साथ वहां के पत्रकार जुड़े हैं, उनसे मैं पूछूंगा जो आप कह रहे हैं झूठ है, आपका दावा है कि झूठ है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वहां से पलायन करती हुई, ये तो झूठी नहीं है ना? आप कहेंगे पुरानी है। आज जो है शाम को भंगोर इलाके में हिंसा हुई है, वहां पुलिस की गाड़ियां जलाई गई हैं, पुलिस की बाइक्स जलाई गई हैं, आज शाम की खबर है। और दूसरा आप कह रहे हैं ना, मैं आपको बता दूं आपके एक नेता का बयान, टीएमसी सांसद बापी हल्दर, वो कहते हैं वक्त संपत्ति विशेष समुदाय की संपत्ति है, अगर किसी ने आंख उठाकर देखी तो उसकी आंखें निकाल लेंगे, उसके हाथ पैर तोड़ देंगे। ये टीएमसी के सांसद का बयान है, ये पुराना नहीं है सर, ये आज का बयान है। एक बीजेपी के नेता का भी एक बयान है मुर्शिदाबाद, मैं उसको भी पढ़ना चाहता हूं। कब का बयान है? कब का बयान है बताइए ना। आज का बयान है, बताइए। हाँ, उन्होंने खुल के इस बात को कहा है कि हिंदू भाइयों शस्त्र उठाओ और सरकार के खिलाफ खुल करके आओ। किसका बयान है? दिवाकर और उसके डैश में बता लेते। दिवाकर कौन है? ये कौन है नेता, जरा परिचय दीजिए। बीजेपी के नेता है, पता करवा लीजिएगा। नहीं, बीजेपी के नेता मतलब बीजेपी के लोकल नेता है, बीजेपी के सांसद है, बीजेपी के मंत्री हैं, क्या है मैं जानना चाहता हूँ। बीजेपी के नेता है, मुर्शिदाबाद के ही नेता है। बीजेपी के नेता है, मुर्शिदाबाद के नेता है। हाँ, उन्होंने सांसद का नाम लिया क्या? सांसद का नाम लेकर बोला है? मैंने कहा ना कि किसी भी सांसद ने, अगर किसी भी सांसद, हमारे अगर टीएमसी के किसी भी सांसद ने हिंसा भड़काने वाला कोई भी बयान दिया गया है तो वो बर्दाश्त नहीं होगा। ये पहले ही ममता दीदी बोल चुकी है, और मंत्रियों को भी इन्होंने रिस्ट्रिक्शन दे रखा हुआ है किसी भी तरीके से शांतिपूर्ण माहौल को बनाए रखे। और धरना प्रदर्शन की जहां तक बात है तो धरना प्रदर्शन एक फंडामेंटल राइट है हमारा, हम धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन हिंसा बर्दाश्त नहीं है। हिंसा कोई भी करेगा, 240 से ज्यादा लोग गिरफ्तार। कितना बढ़िया धरना प्रदर्शन है कि वक्फ संपत्ति विशेष समुदाय की संपत्ति है, अगर किसी ने आंख उठाकर देखी तो उसकी आंखें निकाल लेंगे, उसके हाथ पैर तोड़ देंगे। कितना शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, इससे शांतिपूर्ण आंखें निकाल लेंगे और हाथ पैर तोड़ देंगे। कितना शांतिपूर्ण प्रदर्शन जो है टीएमसी के नेता लोग कर रहे हैं। प्रकाश चंडालिया, एक मिनट रुकिएगा आरपी सिंह जी। प्रकाश चंडालिया जी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने कहा है किसी भी सांसद ने दिया हो। मैंने ये बयान नहीं देखा, अगर आप तो वहां के पत्रकार, अगर आपने बयान वो सुना हुआ तो जरा हमारे दर्शकों को बता दीजिए ममता बनर्जी जी ने कब बयान दिया कि अगर मेरे किसी सांसद ने ऐसा बयान दिया है। और ममता बनर्जी अपने सांसद का नाम भी नहीं ले रही, ये भी बड़ी विचित्र सी बात है। अशोक जी, इनकी अभी जो इस बयान का जिक्र कर रहे थे, अगर किसी छिटपुट नेता ने अगर ऐसे कोई बयान शस्त्र उठाने की बात कह भी दी है तो उसका कोई महत्व नहीं है। और अभी इतनी बड़ी बात ये संजय बाबू कह रहे हैं, तृणमूल पार्टी के प्रवक्ता हैं, कि उसने जहर ही तो मिलाया है, कोई मरा तो नहीं। वो कह रहे हैं झूठ है, वो कह रहे हैं जहर मिलाने वाली बात ही झूठ है। बिल्कुल ये सारी चीजें सर, इनके सच और झूठ का शब्दकोश कुछ अलग है। जिस पार्टी का इतिहास ही हंगामा करने का रहा है, लोकसभा से लेकर विधानसभा में तहस नहस, सत्तारूढ़ वाम मोर्चा के टाइम में पूरे विधानसभा को इनकी पार्टी की नेतृत्व की मौजूदगी में इनके विधायकों ने तहस नहस करने का काम किया है। इनके पार्टी के सिद्दीकुल्ला चौधरी का बयान नोट कर लीजिए, फिरहाद हकीम का बयान नोट कर लीजिए। इनके पार्टी के जितने भी अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, हिंदुओं के खिलाफ जो आग उगल रहे हैं, उसको अगर नोट कर लिया जाए तो इनकी जबान बंद हो जाएगी। आज एक हफ्ते से तांडव चल रहा है, पूरा बंगाल विस्फोट पर बैठा हुआ है, विस्फोट के कगार पर, बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। राज्य में जगह जगह पर आपके अवैध बम और बारूद के कारखाने बने हुए हैं, निरंतर घटनाएं होती हैं, आपकी सरकार का कोई बयान नहीं आ रहा है। 3 आदमी की मौत हो गई है, आपका दिल जरा भी नहीं पसीजा है। और जब से स्थानीय लोगों के बयान अगर सुन लीजिए तो लोग कह रहे हैं कि बीएसएफ आने के बाद थोड़ी शांति है, थोड़ा सुकून मिला है। लेकिन ये जो लोग भाग करके बरहमपुर से, जो मुर्शिदाबाद से भाग करके मालदा चले गए हैं, उसको ये झुठला रहे हैं। मुझे प्रकाश जल्दी से बात बताइए, क्या
ये जो कह रहे हैं बयान ममता बनर्जी का आया है अपने सांसद के बयान के ऊपर, कोई उन्होंने बयान दिया है क्या? नहीं सर, ऐसा कोई बयान नहीं है, आधिकारिक रूप से ऐसा कोई बयान नहीं है। मैं एग्जैक्टली यही कह रहा हूं, मैं यही बात आना चाहता था, क्योंकि मैं इस डिबेट में आने से पहले ममता बनर्जी के सारे बयानों को खंगाल कर आ रहा हूं। उन्होंने बापी हल्दर को लेकर के कोई बयान नहीं दिया है, और बापी हल्दर का बयान अपनी जगह स्टैंड स्टिल है कि अब वक्त की संपत्ति विशेष समुदाय की संपत्ति है, अगर किसी ने आंख उठाकर देखी तो उसकी आंखें निकाल लेंगे। ये टीएमसी के सांसद का बयान है। आरपी सिंह जी वो कह रहे हैं कि भाई आपके सांसद भी तो इसी तरह के बयान देते रहे हैं, तो फिर अगर टीएमसी के सांसद ने दे दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? टीएमसी के सांसद कह रहे हैं हम आंखें निकाल लेंगे, कोई निजी किसी व्यक्ति के खिलाफ टिप्पणी नहीं है, वो पूरी की पूरी कौम के खिलाफ टिप्पणी है, पूरी सरकार के खिलाफ टिप्पणी है। अच्छा, वक्फ की प्रॉपर्टी तो कोई वक्फ के ही लोग लेकर जाएंगे ना, कोई हिंदू तो ले जाने से रहा। और दूसरी बात है कि वहां पर जो लोगों की हत्या हुई उनका क्या कसूर था? हरगोविंद दास का और चंदन दास का, बता दीजिए उनका क्या कसूर था? आपका गुस्सा सरकार से है, आप सरकार से गुस्सा निकालिए, सरकार के प्रति आप नाराजगी जाहिर करिए। आप सरकार की प्रॉपर्टीज तोड़ रहे हैं, अजब सी बात है। आप लोगों के घर जला रहे हैं, अजब सी बात है। आप महिलाओं को रेप की धमकियां दे रहे हैं, और रिकॉर्ड है ये सब, मेरी तरफ से ये नहीं कह सकते कि नहीं, ये सब रिकॉर्डेड है। सब रेप की धमकियां दे रहे हैं, अजब सी बात है। कोई 500 परिवार वहां पर छोड़कर मालदा चले जाते हैं, आप कहते सब ठीक ठाक है। ममता बनर्जी कह रही हैं मुसलमान भाइयों चिंता मत करो, मैं वक्त का एक्ट लागू नहीं होने दूंगी, और उसी के कारण से वो हिम्मत कर रहे हैं। और इनके एक मेंबर पार्लियामेंट और हैं, उनका नाम है सिद्दुखला चौधरी, शायद नाम ठीक ले रहा हूं। सिद्दुखला चौधरी जी, हाँ, वो कह रहे हैं, सिद्दुखला चौधरी साहब कह रहे हैं कि हम बंगाल बंद कर देंगे, हम कलकत्ता बंद कर देंगे, हम यातायात बंद कर देंगे। हमें समझ लगता है प्रोटेस्ट का ये क्या तरीका है? और ये कोई पहली बार थोड़ा हो रहा है बंगाल के अंदर। ममता बनर्जी का तो एक ट्रैक रिकॉर्ड है, मुसलमानों को खुश करने के लिए किस हद तक जा सकती हैं वो तो सबको जानकारी है। किस प्रकार भगवा टी शर्ट पहनने पर लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है, किस प्रकार जय श्री राम का नारा लगाने पर लोगों को अरेस्ट कर लिया, एक लंबी फेल लिस्ट है। किस प्रकार से ये पहले तय होता है कि मुहर्रम का जुलूस पहले निकलेगा और विसर्जन और देवी विसर्जन बाद में होगा, दुर्गा देवी का विसर्जन, दुर्गा माता का विसर्जन बाद में होगा। ये तो ट्रैक रिकॉर्ड पर है। और एक और जानकारी आपको दे रहा हूँ, आज बंगाल के अंदर 38,000 गाँव है, जिसमें से 8,000 गाँव में एक भी हिंदू नहीं बचा। कितने गाँव में? एक भी 8,000 गाँव में, 38,000 में से 8,000 गाँव में एक भी हिंदू नहीं बचा। बहुत बहुत बढ़िया, एक भी। और ये नहीं कि आजादी के समय से लेकर अब तक ये निरंतर, और पिछले 10 साल में इस पर बड़ी मेहनत की गई है। और वहां पर इनके तो नेता कहते हैं कि हम तो शरीयत का कानून लागू करेंगे, वाली शरीयत पहले है, संविधान बाद में है। आज तो संविधान दिवस है, आज तो बाबा साहब का जन्म दिवस है, बोल दे इनके नेता। संजय चक्रवर्ती जी, एक मिनट। आरपी सिंह जी, आपने बहुत बड़ा खुलासा किया, मैं चाहता हूं इसके ऊपर बात जरूर होनी चाहिए। जो आरपी सिंह जी कह रहे हैं, संजय चक्रवर्ती जी, मैं आ रहा हूं, एक मिनट रुकिएगा। बिल्कुल करिए। मैं 1 मिनट, मैं बिल्कुल मैं, क्योंकि इन्होंने दावा किया है, जो इनका दावा है कि 38,000 में से 8,000 गांव ऐसे हैं जहां पर कोई भी हिंदू नहीं बचा है। बोलिए। ये फैक्ट चेक करने वाला है। हाँ बताइए ना, बिल्कुल। मैं तो चेक करके बता रहा हूँ सर, ये मैं बंगाल सरकार ठीक है आरपी सिंह जी, हाँ उनको बोलने दीजिए, फिर मैं आता हूँ। मैं भी चेक करके ही आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा। बिना चेक के मैं इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि कोई भी चीज जो है सेंसिटिव चीजें होती है, सेंसिटिव बातों को जो है बहुत सोच समझ करके बोलना चाहिए। अभी आप राष्ट्रीय चैनल में बैठे हुए हैं, जब अभी जो है आप कह रहे 3 लोगों को जो है इस तरह चीट करके मार दें। मैं अभी फतेहपुर का भी एक यूपी का ही बता रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट लगातार जो है कानून के ऊपर, उत्तर प्रदेश कानून के ऊपर जो है लगातार जो है सबसे वर्स्ट कानून के ऊपर बताया हुआ है। अभी प्रयागराज में एक दलित युवक को जो है आज के दिन कोरे में भर करके उसको जला दिया गया। आज के दिन बता रहा हूँ। उसके बाद कासगंज में एक बीजेपी का नेता एक दलित और नाबालिग महिला के साथ गैंगरेप करता है। बनारस में गैंगरेप होती है, तो कहाँ कानून है? वहां पे भी तो आपकी डबल इंजन की सरकार है, योगी मॉडल है वहां पे। क्यों वहां पे किस तरीके से हो रहा है? ओके आरपी सिंह जी, रिस्पॉन्ड कीजिए जी। ये जो घटनाएं बता रहे हैं, अलग अलग जगहों पर कुछ घटनाएं हुई होंगी, निंदनीय है, उसकी चिंता करनी चाहिए, सरकार को चिंता करनी। परंतु क्या ऐसा हो रहा है कि, एक मिनट सर, आपको धोखा नहीं, मैंने आपने बोला, आपको आराम से सुना, प्लीज आप मेरे बात जरूर बोलिएगा, जरूर काटिएगा, जरूर अपना तर्क दीजिएगा। परंतु क्या ऐसा हो रहा है कि गाँव के गाँव जलाए जा रहे हैं, लोगों से मोहल्ले खाली कराए जा रहे हैं, लोगों को एक साथ मिलकर, मतलब एक कलेक्टिव एफर्ट की जा रही है।
कहीं ऐसा हो रहा है क्या यूपी के अंदर? ऐसा तो नहीं हो रहा ना? सुनिए सर, ऐसा तो नहीं हो रहा कि नहीं, एक मिनट, ऐसा तो नहीं हो रहा कि ये झूठ बोला, झूठ फैलाया जा रहा है कि आपके मदरसे और आपकी मस्जिदें ले ली जाएंगी? संजय चक्रवर्ती जी सुनिए, संजय चक्रवर्ती जी एक मिनट सर, एक मिनट संजय चक्रवर्ती, एक मिनट रुकिए संजय चक्रवर्ती जी सुनिए, एक मिनट संजय चक्रवर्ती जी, ना मैंने आपको रोका, आप अखबार की, अगर मैं आज अभी अखबार क्या, मैं अभी नेट खोलकर बैठ जाऊं तो देश भर की क्राइम की घटनाएं गिनाना शुरू कर दूंगा ना, और सिर्फ बंगाल की क्राइम की घटनाएं गिनाना शुरू कर दूंगा तो 1 घंटा निकल जाएगा। बंगाल में कहां किसका रेप हुआ, कहां क्या हुआ, सब मैं निकाल लूंगा, 1 घंटा निकल जाएगा। ठीक है, अपनी नाकामियों से पे पर्दा डालने के लिए छुटपुट घटनाएं मत उठाइए सर। वहां से पलायन हो रहा है हिंदुओं का, सुनिए एक मिनट सुनिए, वहां से पलायन हो रहा है हिंदुओं का, पलायन हो रहा है। 500 से ज्यादा घर जो है परिवार वहां से पलायन कर गए। आप सोच रहे हैं इस बात को कि अगर एक जिले के अंदर एक पूरा का पूरा हिंदू कम्युनिटी जो है पलायन कर जाए, वो कह रहे हैं हम वहां सुरक्षित नहीं है, वहां पे छोटे छोटे बच्चे 12-12, 15-15 साल के बच्चे जो है वह हिंसा कर रहे हैं, मुंह पे पट्टी बांध करके लोग बम बरसा रहे हैं। आप कह रहे हैं उसकी घटना की तुलना आप एक अलग अलग जगह पे जो क्राइम हुआ, एक प्रयागराज में, एक वाराणसी में, उससे आप कंपेरिजन कर रहे हैं। ये तो गजब बात है। 1 मिनट रुकिए, मैं आता हूं सर। मैं एक चीज और जानना चाहता हूं आज। देखिए मेरे पास ना ये ट्वीट है, अजय वर्मा जी, मैं आपके पास भी आता हूं। ये मेरे पास कुछ ट्वीट हैं, और ये किस किस के ट्वीट हैं? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, असदुद्दीन ओवैसी, जयराम रमेश, मल्लिकार्जुन खड़गे और सीताराम येचुरी, डी राजा। ये पुराने भी ट्वीट है, इसलिए सीताराम येचुरी का नाम है इसमें बता रहा हूं मैं। MK स्टालिन और कपिल सिब्बल, शशि थरूर और P चिदम्बरम, KC वेणुगोपालन, रणदीप सिंह सुरजेवाला, और ये तमाम नेताओं के जो हैं, ये मेरे पास राघव चड्ढा, अरविंद केजरीवाल, इन सब ने जो है गाजा में जब हिंसा हुई थी, इन सब के ट्वीट जो है धड़ाधड़ ट्वीट कर रहे थे। प्रियंका गांधी वाड्रा ने तो गाजा पर 6 ट्वीट करे, राहुल गांधी ने 2 ट्वीट कर दिए, गाजा में लोग मारे जा रहे हैं। लेकिन इनमें से एक भी नेता, और जीरो है इनका एक भी, मुर्शिदाबाद में हिंदू मारे जा रहे हैं, इनका एक भी ट्वीट नहीं है, 0 ट्वीट है, 0 ये स्थिति है। अजय वर्मा जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं कांग्रेस के सांसद को सुन रहा था, इमरान मसूद, उन्होंने कहा कि भाई मुसलमानों की ज़मीनें ले ली जाएंगी, मुसलमानों की मस्जिदें छीन ली जाएंगी, मस्जिद नहीं रहेगी तो नमाज कहाँ पढ़ोगे, कब्रिस्तान नहीं रहेगा तो फिर उसके बाद जो है कहाँ पे दफनाओगे। ये वक्फ कानून में कहाँ पर है जो इस तरह के बयान दिए गए? वक्फ कानून का मुझे कौन सा हिस्सा है जो मस्जिद छीन लेगा, जो कब्रिस्तान जो है वो छीन लेगा? श्री राम मंदिर जब बना था तो अयोध्या भूमि बड़ी देवनगरी है, और 13,000 एकड़ की एक लैंड जो आर्मी को देश की आजादी के वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और कांग्रेस की सरकार ने दी थी, वहां पर आर्मी के अभ्यास के लिए। उस गांव के भी वीडियो पब्लिक डोमेन पे अशोक श्रीवास्तव जी, आप देखते नहीं है उन्हें। वो जमीन 96% अडानी जी को दे दी गई, 2% बाबा रामदेव को, और 2% दे दी गई श्री श्री रविशंकर जी को। अब उस पर वहां आम आदमी मांगता है तो कुछ नहीं कर सकता। तो ये बफ तो बहाना है, और देश के मेट्रोपॉलिटन सिटी में जमीनों को चिन्हित करके अपने मित्रों को दिलाना है। दिस इज द टारगेट ऑफ द गवर्नमेंट। ये बफ, कोई गरीब अमीर गरीबों को कोई फायदा ना मुसलमानों को हो रहा ना किसी को हो रहा, लेकिन सरकार का एक एजेंडा है मित्रों के नाम, जैसे रेलवे स्टेशन। क्योंकि आपको तो वो दिखते इसलिए नहीं, आपके पास चश्मा सरकार का है, आपके पास चश्मा दूसरा नहीं है देश का वाला। हवाई स्टेशन और जितने देशों में भी जहां आपके पास असदुद्दीन ओवैसी वाला चश्मा है, सारे ऑर्डर्स, असदुद्दीन ओवैसी वाला चश्मा है, आपको दिखता है कि 3,000 करोड़ असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ की जमीन पे, वो आपका चश्मा है? नहीं होगा। आपके पास कांग्रेस के नेता जो वक्फ की जमीनों पर होटल चला रहे हैं, 150 रुपए किराए ले रहे हैं, वो चश्मा है आपके पास? मल्लिकार्जुन खड़गे वाला चश्मा है? नहीं, 150 खड़गे जी वाला चश्मा नहीं होगा। 56,000 करोड़ से ज्यादा की खड़गे जी वाला चश्मा नहीं होगा आपके पास ना? उस चश्मे खड़गे जी वाला चश्मा नहीं होगा आपके पास। और सुन लीजिए अशोक श्रीवास्तव जी, ये अजय वर्मा जी, मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा, वक्फ कानून अगर आपने पढ़ा है, सुनिए, अगर आपने पढ़ा है, मुझे मालूम है आपने नहीं पढ़ा होगा, फिर भी आपसे पूछ रहा हूं, अगर आपने पढ़ा है तो मुझे क्लॉज बता दीजिए, मुझे क्लॉज बता दीजिए, उसका क्लॉज कौन सा है जिसमें जमीनें हड़प, जिसमें मस्जिद की जमीनें हड़प ली जाएंगी, और मुझे बता दीजिए वक्फ की जमीन पर कितनी मस्जिदें हैं, यही बता दीजिए। आप तो स्वयंभू बफ यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं अशोक श्रीवास्तव जी, और आपसे पढ़ा लिखा तो इस हिंदुस्तान में कोई। सर आप बताइए ना, आप ज्यादा पढ़े लिखे, मैंने तो आपसे पूछा सवाल, सुन लीजिए, सुनाइए ना, सवाल का जवाब दीजिए, सुनाइए। बाबा सुन ले, बीच में मत बोला करिए अशोक जी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती है, मेरी तरफ से संविधान के निर्माता की इस जयंती पर
देशवासियों को बधाई हो। और ये देश सुन लीजिए, महात्मा गांधी का देश है, बाबा साहब के संविधान से चलेगा। संविधान तो सर आप हाथ में लेके चलते हैं, दिल में तो शरिया है आप लोगों के भी। संविधान तो हाथ में लेके चलते हैं, वो तो आपके मंत्री ने एक्सपोज कर दिया, वो तो आपके मंत्री ने एक्सपोज कर दिया। संविधान सिर्फ हाथ में लेने की चीज है, दिल में शरिया है आप लोगों के, दिल में आपका शरिया है, समझे ना आप? शरिया रख के बैठते हैं आप लोग। ये तो आपके मंत्री ने एक्सपोज कर दिया आप लोगों को, नंगा करके खड़ा कर दिया आपके मंत्री ने, फिर भी आपको शर्म नहीं आती, फिर भी आपको शर्म नहीं आती। कपड़े उतार करके पब्लिक में खड़ा कर दिया आपको, कपड़े उतार के खड़ा कर दिया आप लोगों को, ये कह के कि सिर्फ संविधान हाथ में लेने की चीज है, दिल में शरिया, दिल में शरिया, हाथ में तिरंगा, दिल में दंगा, ये आप लोगों की स्थिति है। झूठ बोल बोल करके। एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आ रहा हूं, सुनिए, एक ब्रेक ले रहा हूं और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से थोड़ा पढ़ लीजिएगा कि कौन सा क्लॉज है जिसमें मस्जिदें ली जा रही हैं। बाकी तो आप कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं मुझे नहीं पता, लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ लीजिएगा, क्लॉज बताइएगा मुझे कौन सा क्लॉज है। चलिए, दो टुक आप देख रहे हैं, दो टुक में हम पश्चिम बंगाल की हिंसा पे बात कर रहे हैं। वक्फ बहाना है, हिंदू निशाना है, क्योंकि फिर से बोल रहा हूं, वक्फ के नाम पर जिस तरह की झूठ परोसे जा रहे हैं, जिस तरह के भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं, ठीक ऐसे ही बयान नागरिकता संशोधन कानून सीए को लेकर के दिए गए थे। इसलिए मत भूलिए, इन लोगों का जो झूठ है बार बार पकड़ा जाता है। सीए को लेकर यह कहा था कि मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, एक भी मुसलमान की नागरिकता नहीं गई, लेकिन यह कहकर कि मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, पूरे देश में आग लगा दी थी इन्होंने, शाहीन बाग बना दिए थे। और आज उसी एक्सपेरिमेंट को फिर से दोहराने की कोशिश हो रही है, यह कहकर कि मस्जिदें छिन जाएंगी, यह कहकर कि कब्रिस्तान छिन जाएंगे। लेकिन एक भी नेता अभी तक यह नहीं बता पा रहा कि वो वक्फ संशोधन कानून में ऐसा कौन सा क्लॉज है जो मस्जिदें छीन लेगा, कौन सा क्लॉज है जो कब्रिस्तान छीन लेगा। और आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन पर संविधान की बातें कर रहे हैं ये लोग। ममता बनर्जी कहती है ये कानून लागू नहीं करने देंगे पश्चिम बंगाल में, और ये पूरी तरह से असंवैधानिक है, क्योंकि केंद्र का संसद से बना कोई कानून जो है आप राज्यों में लागू करने से नहीं रोक सकते। लेकिन इस तरह से झूठ बोलते हैं और इस तरह से कहते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की दुहाई देते हैं। जेएमएम सरकार का एक मंत्री कहता है कि भाई हमारे लिए पहले जो है संविधान हाथ में है, शरिया हमारे दिल में है, शरिया दिल में है, संविधान हाथ में है, वो तो चुनाव में हाथ में ले लेकर घूम लेते हैं लोगों को दिखाने के लिए। ये स्थितियां और इस वक्त के नाम पर जिस तरह से पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, हिंदू वहां से पलायन कर रहे हैं, वहाँ से दर्दनाक तस्वीरें आ रही हैं। उन्हीं पे हम चर्चा कर रहे हैं। 5 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आरपी सिंह जी बीजेपी से जुड़े हुए हैं, संजय चक्रवर्ती जी टीएमसी से जुड़े हुए हैं, अजय वर्मा कांग्रेस के नेता हैं, प्रकाश चंडालिया संपादक राष्ट्रीय महानगर के, शशांक शेखर झा हैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के, जिन्होंने आज ही ये एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है कि वहाँ हिंसा हो रही है, हिंसा के लिए सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करे। क्या आपका प्ली है? मैं शशांक जी जानना चाहता हूँ कि क्या आपने उसमें जो है फैक्ट्स लगाए, क्योंकि संजय चक्रवर्ती जी जो तो कह रहे हैं कि भाई ये जो चीज़ें बताई जा रही हैं झूठ है, तस्वीरें पुरानी है। देखिए अशोक जी, 2-3 बातें हैं। एक, अगर आपको वक्फ कानून से प्रॉब्लम है, किसी को भी हो सकता है, तो आपके पास अधिकार है। जैसे कि बहुत सारे लोग पार्लियामेंट में उसके अगेंस्ट में बहस किए, वोट भी उसके अगेंस्ट में दिए, आपकी बात नहीं मानी गई। वो तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट आप चले गए, सुप्रीम कोर्ट में चले गए, रिव्यू पिटीशन आपने डाली, वो ठीक है, वो संवैधानिक रास्ता है, उसमें कोर्ट जो कहेगा वो सबको मानना होगा, वो तो छोड़ दीजिए ना। मैं कह रहा हूँ हाँ जी। लेकिन बंगाल में हो क्या रहा है कि पिछले कुछ वर्षों से हम लगातार देख रहे हैं कि एक तरीका हो गया है हर चीज में रोड पे आके एक तरीके से अपनी गुंडागर्दी दिखाने का। हमने असेंबली इलेक्शंस में देखा किस तरीके से जब टीएमसी के कुछ वोट्स कम हो गए, कुछ सीट्स कम हो गए। बताइए ना शशांक जी, पिटीशन के बारे में बताइए। मेरे पिटीशन में अगर स्पेशली कहा जाए तो देखा जाएगा कि पिछले 1 हफ्ते में जिस तरीके से वहां पे मारकाट हुआ है, जिस तरीके से हिंदुओं का पलायन हुआ है, उसमें जिस तरीके से पुलिस भी एक तरह से पुलिस के प्रेजेंस में भी मारा जा रहा है, सैफरन फ्लैग हटाया जा रहा है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। महिलाएं जो मालदा गई है वो कह रही है कि उनसे कहा गया है वो कश्मीर वाला डायलॉग कि आप अगर हमें अपनी इज्जत दे दो तो हम आपके पति को छोड़ देंगे, ऐसी बात कही गई है। तो ऐसे मामले आपने जब आपने पिटीशन लगाई इसके प्रमाण आपने दिए? बिल्कुल बिल्कुल, रिपब्लिक बंगला में उनका स्टेटमेंट है, मैंने बिल्कुल लगाया है। आधिकारिक तौर पे मंत्री कह रहे हैं कि हम आंख निकाल लेंगे या हम पूरे स्टेट को चोक कर देंगे अगर हम चाहे तो, इस तरीके के स्टेटमेंट्स है। तो मेरा मानना है कि जो कानून व्यवस्था होती है, एक होती है जो अपने आप गड़बड़ होती है और एक होता है जो लगता है कि जिसको खराब करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे मामले मुझे लगता है आर्टिकल 32 के अंदर में सुप्रीम कोर्ट में मैं गया हूं, क्योंकि आर्टिकल 14, 19, 21 और 25 जो मौलिक अधिकार है हमारे, उनका वायलेशन हो रहा है क्लियर। यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन भी है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट से अपेक्षा है कि वो इसको संभाले। यहाँ कानून व्यवस्था सिर्फ खराब नहीं हो रही है, अभी तो ये दिख रहा है कि पिछले 3 साल में बार बार, मैं इसलिए एग्जाम्पल दे रहा था कि बार बार हिंदुओं के पलायन की खबरें आ रही है, बार बार हिंदू पलायन हो रहा है। तो क्या कश्मीर भाग 2 बंगाल बन रहा है?
अगर उसको रोकना है तो इसीलिए जो मेरी जो 2 मांग है सुप्रीम कोर्ट से, तो पहली है कि इसमें न्यायिक जांच तो हो, दूसरा कि हिंदुओं को प्रोटेक्ट किया जाए। आप नहीं चाहते कि वापस से कश्मीर पार्ट 2 बन जाए इस देश में। कश्मीर पार्ट 2 बन जाए बंगाल में। वैसे ये भी बता दूं जो कि हाई कोर्ट ने इस मामले में जो है, हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार लोगों की जान माल की सुरक्षा नहीं कर पा रही है, इसीलिए उसने कहा कि यहाँ पर जो है तैनाती होनी चाहिए किसकी, केंद्रीय बलों की। कहाँ गए संजय चक्रवर्ती? केंद्रीय बलों पर भी अटैक हो गया। हाँ, वो एक मिनट, अजय वर्मा जी आ रहा हूँ। संजय चक्रवर्ती जी कहाँ हैं? संजय चक्रवर्ती बोलिए, अजय वर्मा जी बोलिए। देखिए, अभी मेरे ज्ञानी अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट की रिट की चर्चा कर रहे थे। रिपब्लिक बंगला का अगर वो ऑथेंटिक है, अफवाह फैलाने इस वाले के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। टीवी पे हमने देखा कि कितने झूठ परोसे जाते हैं, वो ऑथेंटिक टीवी पर कितनी कितनी चीजें होती हैं, लेकिन चूंकि इनको एक आईटी सेल से लिखा हुआ मिल जाता है, प्रवक्ता के तौर पर काम करते हैं, अफवाह फैलाने वाले को भी उतनी सजा होती है। और दूसरी बात तो सही है सर, लेकिन इस देश में बंगाल में सर अजय जी सुनिए ना, मैं आपकी बात से सहमत हूं, और ये मैं शशांक जी से पूछता हूं, और आपकी बात से सहमत हूं। टेलीविजन पे बैठकर लोग अफवाह फैलाते हैं, और लेकिन इस देश में सजा कहां होती है? अब आप देखिए ना, आप रोज आते हैं मेरे शो में, आप आते डिबेट करते हैं, आपको आज तक सजा हुई? आज तक आपको सजा नहीं हुई। रोज आते हैं, रोज आप एक दूसरा झूठ रखते हैं, आज तक आपको सजा नहीं। अफवाह फैलाने वालों को कहां सजा होती है? आप तो मनगढ़ंत कहानी सुनाते हैं, क्योंकि आपको बेनिफिट ऑफ चैनल मिल जाता है, दूसरे को मौका ही नहीं देते। दूसरी बात मैं और बताना चाहता हूँ, फैक्ट सुन लीजिए, बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूँ। देखिए, बीजेपी सरकार का एजेंडा ये है कि जहां पर इनकी सरकार नहीं, इन्होंने टारगेट करके अपने स्लीपर सेल। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि बंगाल सरकार जो अपना काम जांच करे, किसी भी दंगों में या किसी भी चीज में मरना जो है या हत्या होना किसी की बहुत ही निंदनीय है। सरकार जांच करे, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन देश की सरकार चुनाव जीतने के लिए आखिर बंगाल में ही दंगे क्यों हो रहे हैं? दिक्कत पता है क्या? सुनिए ना अजय जी, दिक्कत पता है क्या है? दिक्कत पता है क्या है अजय जी? अधीर रंजन सुनिए तो सही, मैं आप ही के नेता की बात कर रहा हूँ, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, और मैं आपको याद दिला रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं आप अधीर रंजन चौधरी को सुनकर आए कि नहीं सुनकर आए, और मुझे मालूम नहीं अगर अधीर रंजन चौधरी एक बयान दे रहे हैं और अजय वर्मा दे रहे हैं तो मैं किस कांग्रेस नेता का बयान मानूं। अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि ममता सरकार निकम्मी है, वो हिंसा नहीं रोक पा रही है, ममता सरकार निकम्मी है, और अजय वर्मा यहां कर आके ममता बनर्जी की सरकार को डिफेंड कर रहे हैं। तो मैं अधीर रंजन चौधरी को सही मानूं या अजय वर्मा को सही मानूं? नहीं, मैंने क्या कहा आपको, बताइए ना कि आपने गुनाह के दंगे नहीं दिखा रहे। आप कानपुर में भाजपा के लोग झंडा पहन के फिर बंगाल से भग गए। जैसे मैंने अधीर रंजन चौधरी का नाम लिया बंगाल से भग गए, जैसे मैंने अधीर रंजन चौधरी का नाम लिया बंगाल से गुना भग गए। क्यों? अधीर रंजन चौधरी का नाम सुनकर डर लगता है? अधीर रंजन चौधरी का नाम सुनकर डर लगता है क्या अजय वर्मा जी? शशांक आइए। देखिए, अधीर रंजन चौधरी का नाम सुनकर डर लगता है क्या? आपको लगता है सरकार? तो फिर आपको अधीर रंजन चौधरी का नाम से क्यों डर गए? मैंने तो अधीर रंजन चौधरी का नाम लिया, आप गुना पहुंच गए। इतना डरता है अधीर रंजन चौधरी? शशांक बोलिए। अजय जी पीछे मुर्शिदाबाद में बोलिए, शशांक बोलिए। एकदम व्यर्थ वाली बात है। यहाँ बीजेपी, कांग्रेस और कम्युनिस्ट की बात नहीं है। बात है कि अगर एक सत्ताधारी सरकार के अंदर में अगर इस तरह की घटनाएं हो रही है, अगर हिंदुओं का पलायन हो रहा है, तो मैंने ये नहीं कहा कि आप सजा दे दीजिए, मैं तो कह रहा हूं जांच बैठाइए, न्यायिक जांच होनी चाहिए ईच एंड एवरी एलिगेशन के ऊपर में। आप तो मेरे ऊपर सजा दे रहे हैं। अरे मैं तो न्याय की बात कर रहा हूं। जो अजय वर्मा आपने कहा ना, आपने कहा केंद्र सरकार क्या कर रही है, वो सवाल मैं आगे बढ़ाता हूँ। बोलिए। आरपी सिंह जी को और एक्सपोज कर दूं जो इन्होंने झूठ फैलाया है। बोलिए। कैसा 8,000 गांव है? बोलिए फिर मैं आरपी सिंह जी का जवाब दूं। संसार में 196 कंट्री हैं, बड़े विद्वान प्रवक्ता हैं आरपी सिंह जी, ज्ञानी पुरुष हैं। संसार में 196 कंट्री हैं और केवल एक कंट्री कंबोडिया ऐसी है जहां पर आधिकारिक तौर पर एक भी हिंदू नहीं है। लेकिन बंगाल में इन्होंने कहा कि 8,000 गांव या 800 गांव या 8 गांव। जरा 8 गांव के नाम बता दे और फिर मैं उनमें बताऊंगा कि हिंदू है या नहीं है। नाम लेकर अभी बताए जरा 8 गांव के नाम। ये यहाँ बैठकर झूठ का एजेंडा भाजपा के मैं आ रहा हूँ ब्रेक के बाद आरपी सिंह से। हाँ ओके ब्रेक के बाद। हाँ प्रकाश जी देख रहे हैं, दो टुकड़ा हम बंगाल की चर्चा कर रहे हैं। वक्त बहाना है, हिंदू निशाना है, क्योंकि वक्त के बहाने जो है पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर लगातार जो है उनके खिलाफ हिंसा चल रही है। उसी पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जो आरपी सिंह जी जुड़े हुए हैं, अजय वर्मा जी कांग्रेस के नेता जुड़े हुए हैं, अधिवक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता शशांक शेखर झा जुड़े हैं, और प्रकाश चंडाले जुड़े हैं, पत्रकार हैं पश्चिम बंगाल से, और मेरे साथ संजय चक्रवर्ती जुड़े थे। मेरे पास संदेश आया कि उनका नेटवर्क जो है वो गड़बड़ कर रहा है, इसलिए वो जो है कोशिश कर रहे हैं उनको जोड़ने की। अब देखिए सवाल जब होते हैं तो नेटवर्क भी लोगों का गड़बड़ हो जाता है। बहरहाल आरपी सिंह जी जवाब दीजिए जो अजय वर्मा जी ने सवाल उठाया कि भाई आप जो बोल रहे हैं आधार क्या, और वो कह रहे हैं आप 8 गांव के नाम नहीं जानते और आपने कह दिया कि 8,000 गांव में लोग। बताइए ना, फिर मैं हिंदू नाम बताता हूँ है या नहीं है। बोलिए, बताइए आदरणीय सरदार साहब। अरे बोल दिया ना, अरे मैंने पूछ लिया भाई आपका सवाल। आरपी सिंह जी बोल रहे हैं, परमिशन आपकी। अरे बोल तो दिया मैंने, परमिशन आपकी दे दे तो बोल रहे हैं। बोलिए आरपी सिंह जी। अजय भाई मेरी एक आदत है, मैं दूसरों के बीच में टोकता और बोलता नहीं।
और मैं ये भी निवेदन करता हूँ कि जब आप बोल रहे हैं तो उसका मुझे बोलने का मौका तो फिर बीच में टोके नहीं, अच्छी आदत नहीं। अब तो हम आदमी पार्टी रही नहीं, दिल्ली में नहीं चाहिए, उनकी आदत शायद आप लोगों ने अडॉप्ट कर ली है। तो चलिए, मूल बात यह है कि दो बातें कही गई कि एक तो कि वक्फ अमेंडमेंट बिल के अंदर मदरसे और मस्जिदें तोड़ने की या उनको लेने की छूट दे दी गई है। ये वक्फ अमेंडमेंट बिल मेरे पास है पूरा का पूरा। मैं चाहूँगा कोई भी व्यक्ति ये पढ़ना सुना दे कि कहीं भी किसी मस्जिद को लेकर कहीं बात हो, कहीं पर ये बड़ा स्पष्ट होना जरूरी है, क्योंकि जो सारी इसके पीछे जड़ है वह ममता बनर्जी के वो बयान है कि हम इसको लागू नहीं होने देंगे, हम आपकी मस्जिदें नहीं जाने देंगे, सारी जड़ में वो है। और हम आपके मदरसे नहीं जाने देंगे, हम आपकी ईदगाह नहीं जाने देंगे। मैं चाहूँगा कि कृपा कर ये एक्ट की कॉपी तो सबने पढ़ ली होगी, जो गूगल पे एक्ट की कॉपी है निकाल लीजिए, हिंदी अंग्रेजी दोनों में उसका ट्रांसलेशन है। अगर किसी को बंगला में मैं ट्रांसलेशन करके भिजवा दूंगा। कहीं बता दीजिए जहाँ पर बोला होगा कि मस्जिद, मदरसा या ईदगाह की प्रॉपर्टी वो वक्फ के अंदर आएगी। असल में मूल बात यह है कि मदरसा, मस्जिद या ईदगाह वक्फ के अंदर आती ही नहीं, उनके अलग से ट्रस्ट है। वक्फ सिर्फ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का बोर्ड है और ये हाई कोर्ट कलकत्ता का ऑर्डर है, उसके अनुसार, मेरे अनुसार नहीं। एक मिनट दीजिएगा अशोक जी प्लीज, ये बहुत जरूरी है क्योंकि सारी जड़ में यही है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि उसको रेटिफाई किया ये कहकर कि हाँ कि वक्फ एक प्रॉपर्टी मैनेजमेंट बोर्ड है, ये हिंदुओं के एंडोमेंट बोर्ड की तरह नहीं है। हालांकि एंडोमेंट बोर्ड में भी जो मंदिर हैं वो मैनेजमेंट सरकारें करती हैं। ये एसजीपीसी के गुरुद्वारा मैनेजमेंट की तरह नहीं है, ये प्योरली ये किसी मस्जिद की मैनेजमेंट का भी इशू नहीं है। परंतु क्योंकि चुनाव आ गया है, टुकटुकी बजानी है, झूठ परोसना है, और इसलिए इनको अपने नेता का बयान पे यकीन नहीं आता। इनके नेता जो वहां पर कह रहे हैं उन पे यकीन, कलकत्ता के बंगाल के सबसे बड़े नेता इनको कुछ उनको उस पर बात नहीं करनी। जहां तक 8000 गांव की इस बात है, मैं सूची अशोक जी आपके पास अभी अगले 1 घंटे में पहुंचवा रहा हूँ। यहाँ पे एक पूरी सूची मंगवा रहा हूँ, वहां पे मैंने अभी फोन कर दिया है कि कौन कौन से गाँव में कहाँ पर एक भी हिंदू नहीं बचा। और यही नहीं सर, अरे रुको, अशोक श्रीवास्तव जी का फर्क चढ़ने प्राप्त सुनो, एक मिनट सुनिए, दोनों की आवाज एक मिनट बंद कर दीजिए, एक मिनट दोनों की आवाज बंद कर दीजिए, एक मिनट सर, मेरा एक स्टेटमेंट है, उसके बाद आरपी सिंह जी ने कहा कि वो उन गांवों की लिस्ट बना। मैं प्रकाश चंडाली आपके पास भी आ रहा हूं क्योंकि हो सकता है आप इसके बारे में, लेकिन आरपी सिंह ने कहा कि मेरे पास वो गांवों की लिस्ट आ जाएगी, ठीक है ना। मैं ये मान के चल रहा हूं और मैं आपसे ये वादा कर रहा हूं अपने दर्शकों से, वो लिस्ट कल 2 टूक में मैं उस लिस्ट को आपके सामने रखूंगा। और अजय वर्मा, आज आपको बुक कर रहा हूं मैं कल के लिए, कल 9 बजे वो लिस्ट लेकर हम बैठेंगे। सुनिए मेरी बात सुनिए अजय वर्मा जी, अरे सुन लीजिए ना। जैसे आपने कहा था राम जन्मभूमि पर कांग्रेस ने दूसरा एफिडेविट दिया था और वो नहीं दे पाए थे, अल्टीमेटली आपकी बात जो है आपकी बात झूठी साबित हुई थी, वो आपने झूठ कहा था। अगर आरपी सिंह भी झूठ कह रहे होंगे तो उनका झूठ वैसे ही पकड़ा जाएगा जैसे आपका झूठ मैंने पकड़ा था। उन्होंने 1 घंटा, हालांकि आपने कहा था 15 मिनट में वो लिस्ट आ रही है, आपने कहा 15 मिनट में मेरा फोन आ रहा है, आपका फोन 15 मिनट क्या पूरे 1 घंटे नहीं आया शो खत्म होने के बाद, क्योंकि वो ऐसी कोई एफिडेविट कांग्रेस ने दिया ही नहीं था। संजय चक्रवर्ती जी, आ रहा हूं संजय जी, आ रहा हूं संजय। तो ये जो है, 1 मिनट आरपी सिंह जी रुकिए, प्लीज रुकिए, 1 मिनट रुकिए। तो वो लिस्ट जो है मैं जरूर लेकर बैठूंगा। इससे पहले कि मैं संजय चक्रवर्ती, आपका नेटवर्क ठीक हुआ, मैं आपके पास आ रहा हूं। प्रकाश चंडालिया, पहले ये क्या 8000 गांवों की जो बात है, आरपी सिंह जी कह रहे हैं लिस्ट, क्या इस तरह के कुछ हमारे पास कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ फैक्ट्स फिगर हमारे पास हैं, ऐसे बताइए। फिर आ रहा हूं संजय चक्रवर्ती जी। अशोक जी, गांव की बात के लिए जब आधिकारिक तौर पर नेशनल टीवी चैनल पर आरपी सिंह जी इतने साहस के बाद एक बात कह रहे हैं तो ये बात मजाक नहीं हो सकती। और इस बात को अजय जी हो या संजय बाबू हो स्वीकार करना पड़ेगा कि मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर दिनाजपुर में मुसलमानों की आबादी मेजोरिटी में है। जिस मुर्शिदाबाद में हिंदुओं पर अत्याचार किए जा रहे हैं वहां पर मुस्लिमों की आबादी 67% है या नहीं है? मालदा में हिंदुओं से ज्यादा आबादी मुसलमानों की है कि नहीं है? और मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि जहां पर मुसलमान पश्चिम बंगाल में बहुमत में है, वहां पर अधिसंख्य जिनकी संख्या मुसलमानों की, अधिकतर दंगे वहीं पर क्यों होते हैं? ममता बनर्जी ने कहा है कि बंगाल में अफवाह फैलाने का काम न करे। अशोक जी, बड़ी ईमानदारी से एक बात को बड़ी बारीकी से सोच लेना चाहिए कि जब वक्फ संशोधन बिल के चर्चा हुई, उसके बाद में जेपीसी का गठन हुआ, जेपीसी की बातें मानी गई, संसद में चर्चा हुई, राज्यसभा तक बिल पास हो गया, राष्ट्रपति की मुहर लग गई, उसके बाद भी अगर यह कहा जाए कि मुसलमानों की संपत्ति दखल कर ली जाएगी तो यह अफवाह है या नहीं है? और इस अफवाह के बाद में यह अफवाह फैला कौन रहा है? और इस अफवाह के बाद में अगर पूरे जिले में दंगे भड़क जाए तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ओके, देखिए एक बात देखिए, मैं संजय चक्रवर्ती जी आपके पास आ रहा हूं एक डेटा बताकर। देखिए मुर्शिदाबाद की जहां पर दंगे हुए हैं,
वहाँ पर हिंदू वहाँ से ऑलरेडी लगातार वहाँ पर कम हो रहा है, लगातार हिंदुओं का पलायन हो रहा है, हिंदुओं की आबादी घट रही है। मुर्शिदाबाद में 1991 में जो सेंसस था, हिंदुओं की आबादी 38%। अजय वर्मा रुकिए एक मिनट, हिंदुओं की आबादी 38.4% थी। 2001 में हिंदुओं की आबादी घटकर 35.9% रह गई और 2011 में उनकी आबादी 33% घटकर रह गई। अब जो अगला डेटा आएगा वो 33% कहाँ जाकर अटकेगा रुकेगा मुझे नहीं पता, लेकिन ये मुर्शिदाबाद दिखा रहा है कि वहाँ से हिंदुओं लगातार पलायन हो रहा है, डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो दंगे हुए इसमें बड़े सारे बांग्लादेशी और वहाँ पर जो है वहाँ से जो उधर से आए रोहिंग्या भी शामिल थे। और ये भी कहा जा रहा है क्योंकि वो गढ़ था सिमी का गढ़ था, वहां पर एसडीपीआई जैसे संगठन जो है वहां पर रीयूनाइट हो गए हैं और वहां पे सब कुछ कर रहे हैं। बोलिए संजय चक्रवर्ती जी। पहली बात तो अभी तक कोई जांच ही नहीं हुई। जब जांच शुरू हो रही है तो उसके बाद ही जांच के बारे में बताया जाएगा कि वहां पे सिमी था, बांग्लादेश से कौन था। ये जांच का विषय है और जांच होगी और जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 240 गिरफ्तार किए जा चुके हैं, उनका जो है बाकायदा उसकी पूछताछ चल रही है। पहली बात। दूसरी बात ये है कि अभी आप जो है कुछ ट्वीट्स दिखा रहे थे हम लोगों को सबको, क्योंकि मेरा दूसरी बीच में मेरा नेटवर्क कट गया था, तो कुछ आप बहुत सारे गाजा की बड़े से ट्वीट दिखा रहे थे। सर एक ट्वीट हमारे प्रधानमंत्री जी का मणिपुर का दिखा दीजिए। ठीक है, एक ट्वीट दिखा दीजिए कि उन्होंने जो है मणिपुर के लिए एक ट्वीट किया हो। प्रधानमंत्री का गाजा पे भी एक ट्वीट नहीं है। नहीं, अरे मणिपुर अपने देश में है भाई। अरे तो ठीक है, प्रधानमंत्री ने मुर्शिदाबाद में भी ट्वीट नहीं किया ना। प्रधानमंत्री ने, सुनिए ना, प्रधानमंत्री ने मुर्शिदाबाद मणिपुर में, आप ठीक कह रहे हैं, वो जवाब बीजेपी, वो जवाब मैं बीजेपी से पूछता हूँ, लेकिन जब आपने मेरे को कहा, सुनिए ना, हाँ बोलिए। पहली बात तो उन्होंने मतलब मणिपुर के बारे में एक ट्वीट नहीं किया। 77 दिन के बाद 18 सेकंड का केवल जो है उन्होंने अफसोस जाहिर किया, एक काम। दूसरी बात यह है कि लोकसभा का चुनाव हुआ, मणिपुर में वोट तक नहीं मांगने गए, ठीक है, लेकिन जो है संदेश खाली का जब केस हुआ तो एक हफ्ते में 2 बार चले गए, 2 बार एक हफ्ते के अंदर 2 बार गए वहां पे जो है हालचाल पूछने के लिए। ये है संवेदनहीनता, इसे बोलते हैं देश के प्रधानमंत्री। अगर ये इस तरीके से, ठीक है, ये मैं ओके, मैं संजय जी, ये आरपी सिंह जी इसका जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले आज शशांक जी बोलना चाहते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, मैंने जो आपको दिखाए थे, जो मेरे पास दस्तावेज है, मैं तो ये कह रहा हूं, आप प्रधानमंत्री के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, बिल्कुल। मैं तो ये कह रहा हूं कि जो लोग गाजा पे आंसू बहाते थे, मुर्शिदाबाद में हिंदुओं पर, उनको एक बार भी उनके आंसू नहीं बहाए। एक बाप बेटे को जो है जिंदा जो है पीट कर मार डाला गया। मैं तो ये सवाल उठा रहा हूं गाजा को लेकर, गाजा तो इतनी दूर है ना, गाजा को लेकर आंसू बहाने वाले जो यहाँ पर आंसू नहीं उनके निकले। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ और हिंदू निशाना है। आरपी सिंह जी बोलिए जल्दी से। संजय चक्रवर्ती जी ने कुछ सवाल उठाए प्रधानमंत्री जी को लेकर, मणिपुर को लेकर। संजय चक्रवर्ती जी, आप पार्लियामेंट की डिबेट शायद देखते या सुनते नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने जी वहां पर बड़ी मुश्किल से आए थे, ये भी आपको अच्छी तरह से याद होगा। जब अविश्वास प्रस्ताव रखा गया था तब जाके प्रधानमंत्री जी ने आखिरी दिन आए थे और 120 मिनट की स्पीच देने के बाद तब जाके उन्होंने ये वो वहां पे मणिपुर के बारे में बात किया, लेकिन आज तक गए नहीं। संजय चक्रवर्ती, आपने ट्वीट की बात करी, 120 मिनट उन्होंने बोला। आपके अनुसार, मुझे नहीं ध्यान था, आपके अनुसार से 120 मिनट बोला और विपक्ष के लोग जब खड़े होकर नीचे नारा लगा रहे थे उनको पानी भी पिलाया था, मुझे वो याद पड़ता है। तो आप तो मणिपुर के बारे में सुनना नहीं चाहते, आपके मन में तो शरारत है, परंतु सुनिए सर, सुनिए आप, सुनिए ना संजय जी, अब सुनिए ना, आप तो बोल रहे थे वो नहीं बोले, अब उनको सुन लीजिए ना उनका जवाब। बोलिए अजय जी। इनसे पूछिए ममता बनर्जी ने क्या ये बयान दिया नहीं दिया कि मैं वक्फ का जो लॉ है उसको बंगाल में लागू नहीं होने दूंगी। इसका मतलब क्या है कि वह उकसा रही है मुसलमानों को कि हम वक्फ का लागू नहीं होने देंगे, आप कुछ भी करो। क्यों सारी है वो? सर मेरे पास समय इतना ही है, लेकिन मेरे पास समय इतना ही है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, ममता बनर्जी का एक ये भी बयान था कि जो दूध देता है उसकी लात भी खानी पड़ती है। तो इसीलिए आज वहां पर दंगा जमकर हो रहा है, पुलिस को मारा जा रहा है, इंटेलिजेंस फेलियर है। लेकिन उसके बावजूद जो है, अगर यहाँ पर यह कहा जाए कि ममता बनर्जी पाक साफ है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। ये सवाल जो है, वहां पर अगर हिंदू पलायन कर रहे हैं तो ये जिम्मेदारी ममता बनर्जी की है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उनको निभानी चाहिए। लेकिन बहरहाल आज के लिए इतना ही, समय इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, नमस्कार।